ज्यादातर लोग जो है पहले क्वालिटी के होते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद प्रैक्टिस करें, खुद देखें, ताकि उसके बाद हम सीखें कि हाँ सही बोल रहा है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, दूसरे की गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी, और तब आपका समय बचेगा, धन बचेगा, और जो है आपका दिमाग खर्च होने से बचेगा। तो ज्ञान प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? आपके आसपास जो कुछ गलतियां हो रही हैं या जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे सीखने की जरूर कोशिश करिए। समझ गए? पांचवा पॉइंट ये है, कई लोगों को लगता है, जो सवाल आप लोग पूछेंगे वो हमको लगभग समझ में आ चुका है, क्योंकि हम भी आप ही के जैसे स्टूडेंट रहे हैं, 10 साल पहले की बात है। सवाल ये आप लोग पूछेंगे कि सर पटना जाना जरूरी है, दिल्ली जाना जरूरी है, यहां से नहीं पढ़ाई हो सकता है। पूछना चाहते हैं कि नहीं? तो ये सवाल जो है फिर से वही चीज पे आके रख जाता है कि आपके अंदर सक्सेस पाने के लिए कितनी ललक है, कितनी आग है, क्योंकि सब चीजें आजकल आपको इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे मुहैया हो जा रही है। फिर वो चाहे दिल्ली का कोचिंग हो, पटना का मटेरियल हो, या जो भी हो, बस शर्त यही है कि इंटरनेट जैसी दुधारी तलवार को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। समझ गए? तो जब आप अपनी तैयारी इतनी अच्छे से कर लेंगे, वहां से कांटेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सामने कई ऐसे लोग हैं, अभी सौरभ ने भी बताया कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी, हमने भी कोई कोचिंग नहीं किया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग के निकल जाते हैं। तो आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, अपने अंदर उतनी जिजीविषा, अपने अंदर उतना ज्ञान का जो है आपके अंदर भूख होना चाहिए कि आपको जहां भी ज्ञान मिले उसको ले लेना है। समझ गए? तो सक्सेस पाने के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई जाना आवश्यक नहीं है। सब ये आपके अंदर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मटेरियल को लेते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, कुछ सीख रहे हैं, और यही 24 घंटे में पढ़ाई कर रहे हैं। यही 24 घंटे में जो अगले साल का टॉपर होगा वो भी पढ़ रहा होगा, कहीं पढ़ रहा है ना, उसके पास भी 24 घंटा ही है ना, 48 घंटा तो नहीं पढ़ लेता है वो, उसके पास भी 24 घंटा है। तो इस 24 घंटे का मैक्सिमम यूज आप कैसे कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है, कोई और बताने नहीं आएगा। आप जिस विषय में मजबूत हैं उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें नहीं है उस पर और ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो है, जो बीच में स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं, अभी चंद्र प्रकाश ने बताया, सौरभ ने बताया, फखरे आलम ने बताया, तो उन सब चीजों को नोट करना है। उसको हम एक बार फिर दोहरा देंगे कि कैसे हम लोग तैयारी करते थे। समझा भाई? इसके बाद एक सवाल और आता है कि साहब सब्जेक्ट क्या रखें? आता है ना सब्जेक्ट? लोगों ने डिसाइड किया है? कितने लोगों का सब्जेक्ट डिसाइडेड है कि हम ये सब्जेक्ट लेंगे? क्या लोगे सब्जेक्ट बताओ? पॉलिटिकल साइंस, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन कहलाता है? कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ पे आइडिया ये नहीं था कि आपको जानकारी नहीं है ये बताना, यहाँ पर ये आइडिया है, बताने का उद्देश्य ये है कि जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं उसमें आप मास्टर हो। बात समझ गए? कि अगर आपने कुछ भी बोला उसके बाद सामने वाला कुछ भी बोल दे, हम उसको पटक देंगे। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बस यही क्राइटेरिया है किसी सब्जेक्ट को चुनने का। बात समझ में आ गई? अब देखिए हम अपना उदाहरण बताते हैं। आप लोगों ने अभी तक इन लोगों के उदाहरण सुने, अब हमारा उदाहरण सुनिए। हमने जेएनयू में फ्रेंच भाषा में पढ़ाई करी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जेएनयू में फ्रेंच में और ऐसी 8 भाषाओं, विदेशी भाषाओं में ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी। ठीक है? अब ये 12 साल की पढ़ाई जो हमारी थी, अगर उसके बाद भी हम ये फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं ले तो लानत है। बात समझ में आ रही? और हमने इस यूपीएससी के एग्जाम को फ्रेंच भाषा से लिखा था। ये पता है आप लोगों को? नहीं पता। एक और रिकॉर्ड, ताली बजा के रखिए, ताली बजा के रखिए, ताली बचा के रखिए। और एक और रिकॉर्ड है हमारे नाम पे कि इस पूरे देश में फ्रेंच भाषा से आईपीएस बनने वाले हम पहले और आखिरी इंसान। पहले इसलिए कि इससे पहले इस भाषा को लेके कोई आईपीएस बन नहीं पाया, और आखिरी इसलिए क्योंकि मेरे पास करने के 2 साल के बाद ये सब्जेक्ट तो अब आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट चुनने का क्राइटेरिया क्या था।
मेरे सामने किसी का एग्जाम्पल नहीं था, जिससे भी हमने बात किया कि साहब हम फ्रेंच सब्जेक्ट रखना चाहते हैं यूपीएससी में, सबने कहा मत रखो, किसी का होता नहीं है। आप समझ रहे हो, किसी का होता नहीं है, दिक्कत में पड़ जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने रखा, एग्जाम दिया, अच्छे नंबर आए और आज आप लोगों के सामने खड़े हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो भी आप चुने पकड़ मजबूत रखें, है ना, जिसमें आपको मन लगता हो। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, पब तो हमेशा से जो है प्रैक्टिस में रहता है। जो भी सब्जेक्ट आप रखना चाहें बिल्कुल रखिए, लेकिन अपनी कुव्वत को जरूर जान लीजिए कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई करी है। फांकी तो नहीं मारे थे, है ना। और कोचिंग के भरोसे बहुत मत रहिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर ये आग नहीं जलाते हैं सब्जेक्ट पढ़ने की, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि हम कर सकते हैं, इसमें थॉरो है, इसमें कुछ भी पूछे तो हम इसमें बता देंगे, तब तक उस सब्जेक्ट को मत रखिए और उसको इतना पढ़िए, इतना प्रैक्टिस करिए कि सामने वाला जो है मजबूर हो जाए, कहे कि नहीं आपको तो बहुत जानकारी, आपसे ज़्यादा जानकारी हमको नहीं। आप लोगों ने राजेंद्र प्रसाद की कथा सुनी होगी, भारत के पहले राष्ट्रपति, आपके बगल के जीरादेई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहानी थी उनकी पता है? सबको पता है कि वो जो है 10 क्वेश्चन आता था, उसमें रहता था कि किन्हीं 5 या 7 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। राजेंद्र प्रसाद क्या करते थे, सभी का आंसर लिख दिए, एग्जामिनर को बोले कि कोई 10 में से 5 चेक कर लेना। बात समझ में आ रही? जानकारी इतनी होनी चाहिए कि फिर उसमें आपको कोई ज्ञान नहीं दे सके। इतना अपने आप को काबिल बनाइए, और काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आएगी। 3 इडियट्स का डायलॉग याद है? मूवी देखते हैं कि नहीं आप लोग? बहुत बढ़िया। 3 इडियट्स देखे होंगे? क्या पसंद आया, क्या उसमें खासियत थी? यही डायलॉग, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। काबिल आप बनिए, देखिए आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। काबिल बनिए, जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उठा के देख लीजिए। जो भी आपके सामने एग्जाम्पल है, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर बिहार तक, जो भी आपको चमकता हुआ सितारा दिख रहा है, उसके पीछे ये है कि उसने मेहनत करी है, वो अपनी फील्ड में काबिल है और दुनिया आज उसको खोजती है। तो इसीलिए आप लोग काबिल बनिए और मेहनत इतनी लगन के साथ करिए कि फिर उसके बाद कुछ बचे नहीं। एक और फिल्म का जिक्र करेंगे, ओम शांति ओम, देखें? कोई बता सकता है उसका फेमस डायलॉग क्या है? बोलो। बहुत बढ़िया। जो लोग सुन नहीं पाए उनके लिए थोड़ा हम बोल दें कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप लोग करके देखिए, जिन्होंने नहीं किया है वो करके देखिए, जिन्होंने महसूस किया है वो जानते हैं। वो इधर के लोग हैं जो आगे बैठे हुए हैं, जो इधर बैठे हुए, वो सभी ने ऐसा किया हुआ अपने अपने समय में। तो वो आप करके कोशिश देखिए, यकीनन उसमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपको अपना सपना पूरा करने का सफलता मिलेगा। सपना क्या हो सकता है? सपना क्या होता है? सपना जो रात में सो के देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा था कि सपने देखिए, सपने देखिए, सपने वो नहीं जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं, सपने वो जो आप दिन में जागते हुए देखते हैं, और सपने वो जो आपको रातों को सोने नहीं देते। क्या है भाई ऐसा सपना हम देखे ही क्यों? कोई पूछेगा ना, दिन में कौन सपना देखता है और उसकी वजह से रात में कौन जगता रहेगा? तो ये वही लोग हैं जो देश को, दुनिया को बदलते हैं, वही लोग हैं। अगर ये सपना न्यूटन नहीं देखते, उनके माथे पे सेब नहीं गिरता, तो आज हम लोग ग्रेविटी नहीं पढ़ पाते। यही सपना जो है रिलेटिविटी की थ्योरी में आइंस्टीन नहीं देखते, तो आज दुनिया उनको नहीं पूछती। तो ये सपना देखना होता है। आपको अपने अंदर ऐसी चीजों को खोजना पड़ता है जिसके बारे में आपको
ज्ञान नहीं है या जिसके बारे में आपको कर लेना है। ये सपना कुछ भी हो सकता है। ये सपना, चाहे आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप चाहे सिपाही बनना चाहते हो, चाहे आप IAS IPS बनना चाहते हो, फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि उस सपने को जिंदा रखें। उस सपने को देखिए, उसके बारे में सोचिए कि हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। और उसको पहुँचने के लिए जो अब आपके दिमाग में केमिकल लोचा होगा ना, तब जाकर के आपका पथ प्रशस्त होगा, तब जाके आपको राहें मिलेगी कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और अब मान लीजिए कि आपने जो है IAS IPS बनने का सपना देख लिया है, तो अब उसको कैसे शुरुआत करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं तैयारी की स्ट्रेटजीज को। तैयारी कैसे करें। अभी हमारे साथ जो है हमारे साथ अभी 2-3 साल पहले के पास आउट लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताई। जो कॉमन स्ट्रेटजी सामने आती है, जिसपे हमने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, लोगों ने पढ़ा है, या आप लोग चाहेंगे तो हम फिर से फेसबुक के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा देंगे। सिंपल सी चीज होती है, मान लीजिए कि UPSC देना है। UPSC देने आए हैं लोग? कितने लोग UPSC देना चाहते हैं? चलिए ठीक है। तो बेसिकली हम जो बता रहे हैं UPSC के लिए और उसके साथ किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा कि जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, पहले उसका सिलेबस पढ़ लीजिए। क्या पूछता है सिलेबस? देता है ना कि हाँ फल्ला 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 चीज पूछेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस बता रहे थे ये मेरे साथ, तो पॉलिटिकल साइंस में UPSC क्या सिलेबस कहती है या BPSC क्या सिलेबस कहती है, वो हमारी जबान पे होना चाहिए। कैसे होगा? साइट पे जाइए, क्लिक करिए सिलेबस, सिलेबस में डाउनलोड करिए, जो सब्जेक्ट दिखता है उसको निकालिए, प्रिंट आउट मारिए और घर में रूम के सामने लगा दीजिए। उसको पढ़िए, रोज रोज पढ़िए। आपके दिमाग में आएगा कि हाँ क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ये आपका वेवलेंथ सेटअप कर देगा। वेवलेंथ क्या होता है कि देखिए, जो ड्रोन देख रहे हैं ना, ऊपर नहीं जाएगा, कि नीचे भी नहीं जाएगा, कि पीछे पर। तो ये जो है वेवलेंथ हो गया इसका। तो वैसे ही सिलेबस जो है आपके वेवलेंथ को बताएगा कि कहाँ तक हमको पढ़ना है, कहाँ से ऊपर नहीं जाना। बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जितना बताया गया है उतना ही पढ़िए। सिलेबस में जो है उतना जानिए। सिलेबस के साथ पिछले 5 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर लगभग सभी एग्जाम के आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं, उसकी वेबसाइट से मिल जाते हैं। उसको निकाल लीजिए और उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, खास करके उस सब्जेक्ट का, और उसको पढ़िए, उसको बनाने की कोशिश करिए। बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एगो बने, दूगो बने, नहीं बने। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि हमने कहाँ तक पढ़ाई करी है, कहाँ तक हमारी तैयारी का लेवल है, कहाँ हमको ज़्यादा फोकस करना है। कई बार होता क्या है कि एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से कम पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों के वेटेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ साहब, इस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो वो देख लीजिए। एक तो सिलेबस को पहले डाउनलोड करके पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर करके पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। अब आइए बात, ज़्यादातर जगहों पर जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल नॉलेज क्या होता है? जनरल नॉलेज क्या होता है कोई बताइए? सामान्य ज्ञान। अभी सामान्य ज्ञान जो है ना, अपने आप में बड़ा ही डाइसी शब्द है। ये धरती के नीचे से आसमान के ऊपर तक कुछ पूछ देगा, कहेगा कि ये सामान्य ज्ञान। तो अब कैसे इसकी तैयारी करें भाई? तो जो जो चीजें दी गई है, जो आपके सामने गुजरती है, वो कहीं ना कहीं आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जो जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करते रहिए। बिहार में खास करके 1-2 किताब का हम जिक्र करना चाहेंगे। हालांकि हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा था, लूसेंट की किताब आती है जनरल नॉलेज वाली, आप सभी लोग जानते हैं। बड़ा अच्छा कंपाइलेशन रहता है उसका, उसको हमने भी पढ़ा था। लूसेंट की किताब है और उसमें सारी चीज़ें जो है NCERT की कंपाइल अच्छे ढंग से की गई। अब चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो तो लूसेंट की जो किताब है उसमें
बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी के जितने फैक्ट्स हैं उसको बढ़िया से उसमें कंपाइल किया गया है। अब उसको जो है उसने एक जगह दे दिया है, तो रिवीजन में आपको सहूलियत हो जाती है। बाकी किताब हम शायद नहीं देखें इसलिए हम उनके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जो बता रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें जनरल नॉलेज की दी गई है, तो उसको आप लोग चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड में क्या होता है, जब हम लोग पास कर रहे थे तो उस वक्त 14 वो सब्जेक्ट होता था, 9वां 10वां का साथ मिला के मैट्रिक दिया जाता था। कितने लोग वैसा दिए हैं आप लोग? तो उस वक्त आपको पता है कितनी परेशानी होती थी। 9वां से 60%, 10वां से 40% ऐसे करके क्वेश्चन आता था। तो उस वक्त जो पढ़ाई होती थी वो एकदम दिमाग में घुस जाती थी। तो वैसी पढ़ाई जो है उसमें सारी चीजें कंपाइल रहती हैं, तो आपको रिवीजन में सहूलियत होगी, तो वो रिवीजन कर लीजिए। जनरल नॉलेज में जो प्रतिदिन दिन भर आ रहा है उसके बारे में पढ़िए, ग्रास्प करिए कि क्या चीज है, कैसे हमको जानना है। अगर कुछ नया हुआ, अभी जैसे नया आजकल चल रहा है राष्ट्रपति चुनाव, बता रहे जनरल नॉलेज को कैसे आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके बारे में कैसे होता है, कौन करता है, कैसे वोटिंग होती है, कौन जीतता है, ठीक है, अब तक कितने राष्ट्रपति बने, कितने उपराष्ट्रपति बने, है ना, इस तरह की चीजें जो हैं आपको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ लेनी चाहिए। और ये ऐसे समय में आता है, अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर उपराष्ट्रपति का होगा, कहीं राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना। सिंपल ये बता रहे हैं कि कैसे आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में आप सोच करके बता सकते हैं कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज की टेक्निक्स। अब आइए न्यूज़पेपर की बात। एक न्यूज़पेपर आपको रोज पढ़ना चाहिए। कौन सा न्यूज़पेपर? हिंदू पढ़ लेते हैं आप, हम तो नहीं पढ़ पाते। दैनिक जागरण पढ़, हिंदू जो है पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा रहती है कि थोड़ा सा परेशानी होता है। एक एवरेज बिहारी लड़के को, लड़की को परेशानी होती है। आपकी इच्छा पर है, आप पढ़ना चाहें। नेशनल न्यूज़पेपर हम कहना चाहते हैं, हम किसी न्यूज़पेपर का फेवर नहीं कर रहे हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अच्छे माने जाते हैं। अगर इन दोनों को पढ़ सके अंग्रेजी मीडियम वाले तो बहुत अच्छा है। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी परेशानी रहती है। जनसत्ता वगैरह का एडिटोरियल अच्छा माना जाता है। जनसत्ता अगर फॉलो कर सकें, आज फॉलो कर सके, तो ये सब क्या है कि आपको न्यूज़ देंगे, अपने व्यूज नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो व्यूज घुसाते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों में नहीं जाना है। एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सरकारी नौकरी अप्लाई करने में हमें जो है बुद्ध का मध्यम मार्ग की प्रतिपदा रखना होता है ना, न दाएं न बाएं, न लेफ्ट न राइट। ऐसा नहीं कि एकदम सरकार को गरियाए जा रहे हैं या सरकार को पूरा लिखे जा रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, नहीं। हमें मिडिल पाथ को रखना होता है। यही चीज़ें हम लोगों ने इंटरव्यू में भी फॉलो करी, यही चीज़ें राइटिंग में भी फॉलो करनी चाहिए। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो किसी की बुराई नहीं, किसी की भलाई नहीं, है ना, बीच में बैलेंस। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो उसके बारे में 2 शब्द अच्छाई के भी लिख लें, तब आपको एक बैलेंस माना जाएगा कि आप ब्यूरोक्रेसी के लायक हैं, आप उसको संभाल सकते हैं। नहीं तो आप पक्षपात कर रहे थे, बात समझ रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, है ना। तो न्यूज़पेपर इसमें बहुत रोल अदा करते हैं। अब आइए न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या चाहिए? फ्रंट पेज, थर्ड पेज, स्पोर्ट्स का, चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ आती है उसको जरूर देखिए किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रंट पे आने के लिए न्यूज़ को अपने आप में बहुत खास होना पड़ता है। उस चीज़ को रखिए क्योंकि वो जनरल नॉलेज का भी पार्ट हो जाएगा, तो उसको जरूर ध्यान दीजिए। अगर उसमें कुछ व्यूज़ हैं, उसमें कुछ खास खबर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के है, तो उसको भी जरूर पढ़िए। फ्रंट और लास्ट ये तो हो गया। एडिटोरियल, को एडिटोरियल, उसके साथ जो पन्ना होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी देखिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर इच्छा है तो स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ लीजिए। हिंदू पढ़ते हैं तो उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड करके आता है, वो देख सकते हैं। संडे का जो आता है वो देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भी एडिटोरियल को एडिटोरियल काफ़ी अच्छा होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा वाले देख लें, जनसत्ता है, जागरण है, या जो भी अच्छा पेपर आपको लगता है उसको पढ़ सकते हैं। बस उसमें से चीज़ों को निकालने की हंस वाली चेष्टा कर लें, है ना। कई जगहों पर थोपे जाते हैं विचार। आजकल टीवी चैनल देखते हैं आप लोग, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल
डिबेट्स के बारे में देखते हैं क्या क्या चलता रहता है, उन सबसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए कि देश में एक्चुअली क्या समस्या है, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, समझ गए। तो ये जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने में बहुत संजीदगी के साथ करना चाहिए। दूसरा एक और एडवाइस करेंगे, आप लोगों में से बहुत लोगों की हिंदी खराब होगी, किसी की अंग्रेजी खराब होगी। कितने की हिंदी खराब है? हिंदी सबकी अच्छी है, अंग्रेजी खराब है? अरे शर्माइए नहीं, हम भी हाथ उठाए हुए हैं। तो देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला है। हम तो ये मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने फ्रेंच सीखने में लगाई थी। आपने सोच लिया कि हमारी अंग्रेजी खराब है, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारी फ्रेंच अच्छी है। एनीवेज, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिसकी जो खराब है, हिंदी खराब है या अंग्रेजी खराब है, आप उस भाषा में डायरी लिखना शुरू करिए। डायरी क्या होती है? डायरी किसी ने लिखी है? बढ़िया। जिन्होंने नहीं लिखी है वो छोटी सी डायरी आती है, बाजार से भी ले सकते हैं, बहुत जगह आजकल गिफ्ट में मिल जाती है ना। मेडिकल वाले या कैलेंडर वाले, LIC वाले आपको दे देंगे, जितने लोग हैं तो वहाँ भी मिल जाएगी, या खरीद लीजिए। डायरी का उपयोग इसमें जरूर कीजिए, जो हमने भी किया था अपने ज़माने में। जिस भाषा में आपको लगता है कि आपका तंग हाथ है उसमें लिखने की कोशिश करिए, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। और उस चीज़ को क्या लिखेंगे भाई आप उसमें? ये नहीं लिखेंगे सुबह उठा मैंने ब्रश किया, उसके बाद 4 लोटा से नहाया, उसके बाद 2 गिलास सत्तू पिया, ये नहीं लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे? वो चीजें जो आपको रिफॉर्मुलेशन पर, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे, उस चीज बारे में सोचने के लिए, वोकेबलरी बढ़ाने के लिए जो आपको मदद करे। जैसे आप आज का लिखेंगे कि आज हम गए थे कॉफी विद एसपी प्रोग्राम में, वहां पर घुसे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसा था, तो आपको इसमें शब्द नहीं मिलेगा, है ना। वहाँ बाहर में बहुत सारी मशीन लगी हुई है, हमारे बहुत सारे कांस्टेबल लगे हैं जिन्होंने आपको ऐसे ऐसे सर्च किया होगा। यहाँ आए, यहाँ बैठे, यहाँ पे AC लगा हुआ है, AC में ठंडक लग रही थी, है ना। यहाँ एक स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे DM साहब आए, उद्घाटन किया उन्होंने क्या बोला। अब आप उसको लिखने की कोशिश करिए, है ना। SDO साहब, SDPO साहब, कमांडेंट साहब ने क्या बोला, है ना। उसको याद करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो गया। डायरी में ये चीजें आप नोट डाउन करिए। ये नहीं कि हाँ 5 बजे हम उठे, 5:30 बजे गांधी मैदान गए, 4 चक्कर दौड़े, वो है अपनी जगह पर है। चीजें वो लिखनी है जो आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में मदद कर सके। इससे आपको अपनी भाषा पे पकड़ मजबूत होगी, वोकेबलरी मजबूत होगी। जो चीजें नहीं आती हैं उसके बारे में जरूर देखिए, डिक्शनरी में देखिए, पूछिए साथियों से और उसको लिखिए। और इस लिखावट को अगर कोई आपका साथी चेक कर सकता है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माता है, पिता है, जो भी सक्षम है, अगर वो चेक कर सकता है तो आप इजी हैं उससे चेक करवाने में। डायरी बहुत ही पर्सनल चीज होती है, सब लोग किसी को नहीं पढ़ने देता है। अगर नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर जहां पर चेक करवा सकते हैं बिल्कुल चेक करवाइए, जहां पे नहीं करवाना चाहते हैं कोई बात नहीं। 1 हफ्ते के बाद आप स्वयं उस डायरी को उठाइए, अपनी डायरी खुद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां पर इस आर मिस कर दिया, कहां पर आपको टू लिखना था, कहां पर आपने फ्रॉम लिख दिया। अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, व्याकरण में कहां पे गलती हो रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहां पे गलती हो रही है, कहां पर हमको कुछ और अच्छे से लिख सकते थे, वो चीजें आपको 1 हफ्ते के बाद समझ में आ जाएगी कि साहब यहाँ पे हमको अच्छा करना था। और ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम फ्रेंच भाषा सीख रहे थे तो हम अपनी डायरी फ्रेंच में लिखते थे और 1 हफ्ते के बाद उसको पढ़ते थे या 10 दिन के बाद पढ़ते थे तो लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इससे आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, सृजन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आप सोच रहे हैं, दिन भर आपने चीजों को देखा, उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं। जाके जरूर लिखिए क्या जसपी साहब ने ये बताया, उन्होंने इस बात पे हंसाया भी, इस बात पे हमको डांटा भी, बात समझ रहे हैं। तो इससे आपकी वोकेबलरी, आपका जो सोचने का क्षमता है, जिसको एक्सप्रेस करने की क्षमता है, वो बढ़ेगी और ये आपको फायदा देगा आने वाले जीवन में, न सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा में बल्कि ऐसे स्टेज पे इतने लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने के लिए भी। ठीक है, अब आइए क्या समस्या होती है। लेखन वाली बात हमने बता दी,
जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई एडिटोरियल वगैरह का समरी पढ़ करके अपने शब्दों में लिखने की जरूर कोशिश करिएगा, ये भी आपको एक्सप्रेसिव बनाएगा राइटिंग से, है ना। और पूरा ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसको 2 पेपर कम से कम देने होते हैं यूपीएससी में भी, तो उन सब्जेक्ट के नोट्स बना लीजिए। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो बहुत अच्छा, हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो परेशानी होगी, फिर आपको जो है इधर उधर के चीज़ों में आपको लगना पड़ेगा। तो ये है कि अपने हैंड रिटन नोट्स अगर आपके जनरल नॉलेज के, सब्जेक्ट मैटर के मिल जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा रहेगा। उसको जो है अपना काम कराना शुरू करिए। समझ में आ रहा है या फिर ऑटो मोड में आ गए हैं सब लोग सुनते सुनते? चलिए, अब सवाल आता है कि कहां से शुरुआत करें, कब शुरू करेंगे? बताइए, तैयारी कब शुरू करेंगे? आज रात से, कल से, 1 हफ्ता बाद से? यही चीज है कि जब समय मिले तभी से, अभी से करना शुरू करिए, अभी से सीखना शुरू करिए, है ना। कई लोगों को लगता है कि साहब हम तो एकदम नए हैं, हम कैसे थोड़ा सा भी ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। नहीं, ये तैयारी हम आपको बताएं बहुत पहले से शुरू हो जाती है। और जरूरी नहीं कि जो है आपने जितनी तैयारी करी 6 महीना में तैयार करके आप बन गए तो बन गए, नहीं। याद रखिए, जिसका जितना संघर्ष पड़ा होता है उसकी जीत उतनी शानदार होती है। ताजमहल बनने में 20 साल लगा था, आज भी लोग याद रखते हैं कि नहीं? तो मेहनत जितनी आपकी होगी, संघर्ष जितना बड़ा होगा, लोग उतनी याद रखेंगे, उतनी ही जो है आपको सफलता मिलेगी और उतने ही लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा काम हुआ। जितना संघर्ष करेंगे, फेल्योर होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ जो बैठे हुए सब एक बार में सक्सेसफुल हो गए। हमारा भी चौथा अटेम्प्ट था जब क्वालिफाई किए, पहला बार दिए पीटी नहीं निकला, पीटी ही नहीं निकला। दूसरा बार में इंटरव्यू तक पहुंच गए, लगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। 2010 नहीं हुआ फाइनल जाके, आप समझ रहे? ऐसे ऐसे करके सांप चिड़ी वाला खेल खेले। 99 पे जो काटता है सांप, याद है? 99 पे काटना इसी को कहते हैं कि आप इंटरव्यू दे दिए और उस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आया। और उससे भी बदतर क्या हुआ कि उस साल फिर पीटी भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं? कॉन्फिडेंस ही जोल्ट कर गया, एकदम डगमगा गया, कह रहे हम तो इंटरव्यू दे दिया, अब तो होने वाला था, और पता चला कि अब अगले दिन हमको एग्जाम में फिर अपीयर होना है, पीटी नहीं हुआ। फिर से सारी चीजों को रीएनर्जाइज कर करके, ऐसे ऐसे जनरेटर घुमाते हैं, घुमा घुमा करके एनर्जी को बचा करके अगले साल जब एग्जाम में बैठ रहे थे तो पता चला कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, सीसेट लॉन्च हो गया। बात समझ? ये संघर्षों की बात अगर करें तो संघर्ष हम लोगों में से सभी को करना पड़ता है। अब ये है कि इतने बड़े फोरम पे आपसे बात हो रही है तो कुछ कुछ बता दे रहे हैं, संघर्षों का अंत नहीं है किसी की जीवन में। तो जैसे ही हम लोगों ने जो है इतना 3 साल मेहनत किए और अगले साल पता चला कि अब जो है सीसेट आ गया। सीसेट में क्या होगा भाई? तो मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा, पता नहीं चल रहा है। हम लोग ह्यूमैनिटीज वाले, लैंग्वेज वाले, खूब मेहनत किया उसमें, थैंकफुली निकला, आगे भी बढ़े, मेंस लिखा, इंटरव्यू गए और इस बार सिलेक्शन हुआ। बताने का ये मतलब है कि परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, परिस्थितियों से हार नहीं मानना है, तरीका बदलना है, तरीका बदलना है। कल भी हम एक जगह जिक्र कर रहे थे, नजरिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। किसी चीज को देखने का नजरिया बदलिए, है ना। बहुत लोग जो है कहते हैं कि साहब क्राइम बढ़ गया है, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है। कहाँ नहीं होता है? जरा बताइए, पिछले साल नहीं हुआ था, या पूरे बिहार में नहीं हो रहा है, या अमेरिका में नहीं हो रहा है? ये तो होगा। समाज है, ये जो द्वेष भावना है, ये जो कष्ट है, ये जो अभाव है आदमी आदमी के बीच में, जो डिफरेंस है क्लास का, अपराध तो होगा। अपराध के बाद पुलिस कैसे काम करती है उस पर जरूर ध्यान दीजिए। कितना हम लोगों ने पकड़ा है, कितने को भेजा है, और अब कितना बाकी। जितनी त्वरित कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं,
खैर अभी पुलिसिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग तैयारी पे बात करेंगे। तो ये जो है परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। अभी विनीता मैडम आपको दिखा रही थी कि बाज के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। ये तरीका है परिस्थितियों को, चैलेंजेस को कैसे हम टैकल करते हैं। कौवा तो सोच लिया कि हम बाज के ऊपर बैठ गए, अब तो हम राजा हैं। लेकिन जैसे ही बाज ने अपना जो है ऊपर बढ़ाया, बाज जो है आपके स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाता है, पता है कि नहीं, ज्योग्राफी वाले जानते हो, स्ट्रेटोस्फेयर तक चला जाता है। जब वायुमंडल खत्म होने लगता है तो वो गिर जाता है। जब आंधी चलती है तो ये बाज जो है ना, आंधी से बह नहीं जाता, फेंका नहीं जाता छोटी चिड़ियाओं की बात पर, वो आंधी से ऊपर उड़ने लगता है कि लो करो तुम कोशिश तक तुम पहुंचते हो, समझ रहे हो। तो आंधी के ऊपर चला जाता है। इतना आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, इतना लगन होना चाहिए कि हम जो है चाहे जो सामने आए हम उसको पार पा सकते हैं, हम उससे ऊपर जा सकते हैं। हम कोशिश करके हार नहीं मानेंगे, हम जो है सफल होके रहेंगे। ये लाइन आप जरूर आज लिख लीजिए, अपने टेबल पे लिखिए, अपने सामने दीवार पे लिखिए, जहां पर भी आप रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, किताब में लिखिए, उसको जरूर करिए। और जब किताब पढ़ते हैं अंडरलाइन करते हैं कि लोग कि नहीं, तो हम बहुत दिन तक नहीं किए। हमको लगता था कि तो विद्या जी हैं, विद्या माता है, काहे गरंगन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब नोट्स बनाने का होता है, जब आपको अच्छे से पढ़ना हो, तो उसमें आपको लाल हरा पेन का इस्तेमाल करिए, ब्लू का, येलो का मार्कर लगाइए, ताकि आपको क्विक मेमोरी में आ जाए। तो ये सब पढ़ने के तरीके हैं, जिसमें आपको किताब में भी रखना पड़ेगा, फोटो स्टेट करिए तो उसमें भी रखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको लगातार कोशिश करनी होगी कि किसी तरीके से सब्जेक्ट मैटर पे आपका पूरा पकड़ बना रहे। और इसके अलावा जो है रिवीजन करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बारे में। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस, रोज उस चीज को देखना, हफ्ते में एक बार देखना, महीने में एक बार देखना, ताकि इन चीजों की प्रैक्टिस आपके दिमाग में होती रहे। और इसके अलावा जो है बाकी चीजें हम छोड़ते हैं आप लोग के सवाल के लिए छोड़ते हैं कि आप लोग जो है ये देखिए, और कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पीटी और मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू में चले गए या किसी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। बिहारी लड़कों लड़कियों के सामने यही ज्यादा समस्या रहती है। इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं छांट देगा, क्या करेगा, क्या पूछ देगा, है ना, होता है कि नहीं। तो इंटरव्यू के लिए तैयारी अभी से आपको करनी है। क्या तैयारी करेंगे साहब, इंटरव्यू के लिए तैयारी ये करिए कि एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, सुबह उठ के दौड़ना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, व्हाटसोएवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो। क्यों, बॉडी आपको उस हिसाब से डेवलप करनी होगी, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। और जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तब आप मैक्सिमम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप लोगों ने शायद सुना हो, यदि गीता का ज्ञान चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेल करके आओ। जब तक आप थकेंगे नहीं, जब तक आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, तब तक नई चीजों को ग्रहण आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए बॉडी को थकाइए, सुबह शाम जब भी आपको मन करे, जो भी खेल पसंद हो, शतरंज मत खेलिएगा, है ना, इसलिए शतरंज भी खेल सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज, दौड़ना कूदना भागना, इससे आपका जो है अंदर और बाहर दोनों की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बहुत लोगों को समस्या होती है कि साहब हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, सामने वाला कुछ पूछ देता है, पसीना छूट जाता है हमको, हम थरथराने लग जाते हैं, हम गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, दांती लग जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या टेक्निक है, उसके लिए टेक्निक यही है, अगर बहुत लग रहा है ऐसा तो आईने के सामने आप बोलना शुरू कीजिए जो आपके मन में है। जैसे समाचार पढ़ता है ना टीवी पे, देखें, वैसे आप पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें आईने में बोलिए। कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, लोगों की नजरों में नजर मिला के बात कीजिए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छी चीजों को सीखिए, कोई अच्छा स्पीकर लग रहा है, बोल रहा है, या न्यूज एंकर बोल रहा है, उसको देखिए कैसे वो बोलता है ना। हिंदी अच्छी करनी है तो हिंदी के न्यूज एंकर को देखिए, अंग्रेजी अच्छी करनी है तो अच्छे अंग्रेजी वाले को देखिए, देख करके भी सीखने की कोशिश करिए। और फिर बाकी चीजें वही है,
कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके लिए सोचिए क्या हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान दीजिए। अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं होता है कि 4 दिन का समय मिला है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो देकर निकल जाएंगे। इस गफलत में नहीं रहेंगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी कि हाँ हमको 1 साल बाद 2 साल बाद इंटरव्यू देना है, तो हमको अभी से तैयारी करनी होगी। आपको निरंतर बढ़ना होगा, धीरे धीरे एक एक चीज़। और जो जो आपकी पर्सनालिटीज़ में फ्लॉज है, अगर आपको लगता है आपके चलने के ढंग से, आपके बात करने के ढंग से कई लोग हकलाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है आपका ये आईने वाला प्रैक्टिस बहुत काम करेगा। अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना ये भी जरूरी है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अंग्रेजी इतना काहे जरूरी है? आप लोग को भी लगता है क्या अंग्रेजी जरूरी है? नहीं आ रही है, सब सो गए क्या? फिर से कॉफी पिलाए, फिर से कॉफी पिलाए क्या? तो अंग्रेजी इतना क्यों जरूरी है? अब ये देश का सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, अंग्रेजी जरूरी है। ये जो है इस देश का दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए, अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी सबके लिए जरूरी है। जो जान रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो अतः आप लोग चाहे खुश रहें चाहे नाराज रहें, प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि अंग्रेजी कम से कम आपको समझनी और जो मिनिमम बोलने वाली चीज़ है वो आनी चाहिए। नहीं तो जैसे ही बिहार से बाहर निकलेंगे ना, अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, लोग समझेगा कि आप अनपढ़ हैं, आपको नहीं आता है। तो ये परसेप्शन दूर करना है। और दूसरा ये चीज़ देखते हैं, ऑटोमेटिकली जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। जो 4 लाइन अंग्रेजी बोल देता है ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो सामने से जो है लगता है कि अरे ये तो बहुत पढ़ा है, लगता है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर भी ये होना चाहिए कि हमको भी आता है, हम भी जानते हैं, हाँ हमारी चॉइस हिंदी की है तो हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर सकते हैं, बट आई कैन टॉक ऑल्सो इन इंग्लिश, है ना। ये होना चाहिए। अब चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं 6:15 हो गया है, तो हमको लगता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेंसर की सेशन की तरफ जाएं तो इसके बाद हम लोग बातचीत कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे। भैया कुछ क्वेश्चन आंसर है, किसी के पास कुछ पूछना है कुछ तो बताइए। शराबबंदी को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाना है, पूर्ण नशा मुक्ति की ओर जाना है। सभी शांति बना के बैठ जाए, अभी 2-3 मिनट और लगेगा, बैठ जाइए, 2-3 मिनट और रहेगा, बैठ जाइए। और कहीं भी आपके आसपास कोई कोरेक्स का धंधा कर रहा हो, कोई शराब बेच रहा हो, कोई गांजा भांग जो भी बेच रहा हो, लड़ना नहीं है, अपने से भिड़ना भी नहीं है। कौन कहां कब याद रहेगा, कौन कहां कब। SMS व्हाट्सएप हमारा नंबर आप लोग के पास है नहीं है? तब आप लोग जागरूक नहीं है। जिले के SP का नंबर नहीं है, अपने DSP का नंबर नहीं है, DM SDO का नंबर नहीं है, तब आप लोग जागरूक नहीं है। नंबर लिख लीजिए 94318 22 988, ये हमारा नंबर है। 94 318 22 988। और रक्सौल में कुछ ज्यादा समस्याएं सुनने में आ रही थी, तो रक्सौल ASP साहब 94 318 00066, ये ASP रक्सौल साहब का नंबर है। कि रक्सौल में अगर शिकायतें ज्यादा हैं तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी काम करता है, कॉल SMS भी कर सकते हैं। बट एक गुजारिश है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करिए, ना ही सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय बजरंग बली का फोटो भेज दीजिए। भाई तबाह हो चुके हैं सब चीजों से। 70 लाख पॉपुलेशन है इस जिले की, और इतने प्रबुद्ध लोग हैं कि सुबह से लेके इतनी भक्ति डाल देते हैं, इतना गुड मॉर्निंग डाल देते हैं कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वो काम मत कीजिएगा, काम से काम रखिएगा तो जरूर जवाब मिलेगा, और नहीं तो फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो कृपया जो है, जो
डिग्निटी है उसको बना करके रखिए, इंफॉर्मेशन के तरीके से दीजिए, पर्सनल टच मत घुसाने लग जाइएगा, है ना। कि आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, अच्छी कार्रवाई हुई, अगर बढ़िया कार्रवाई तो हम लोग आपको बुला के पुरस्कृत भी करेंगे। और इसके अलावा अगर क्या नाम लिखिए ही मत आप, हम पूछेंगे ही नहीं नाम। यहाँ कोई हो फोन करके इंफॉर्मेशन दिया हो, बोलो हम नाम पूछें किसी का? नाम पूछते ही नहीं है। आप इंफॉर्मेशन दीजिए, बस किसी को फंसाइएगा नहीं। एक ये परेशानी होती है कि फलनमा हमारा गोतिया है, बदमाश है, और नाम वो मत कीजिएगा। उससे जो है ना आप गवर्नमेंट का रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारा टाइम किसी प्रोडक्टिव काम में लगता वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो वो मत करिएगा। द्वेष राग इन सब से थोड़ा सा ऊपर होइए। अभी क्या बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे थे, फ्रेंच तो नहीं बोले आप। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जो है इस सेशन के आखिरी में हम लोगों ने ये यहाँ पे शपथ ली है कि शराबबंदी को, पूर्ण नशा मुक्ति को हम लोग को सक्सेसफुल बनाना है। और इसमें एक आवाहन आप लोगों से जो है, आप लोगों से यही आवाहन है, गुजारिश है कि आप लोग अपने आसपास हमारे आंख कान बनिए। जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, कोई लफुआ है, चाकू लेके घूम रहा है, क्यों घूमेगा भाई? एक सभ्य समाज में इस तरह के अपराधों का कौन देखभाल करता है? हर जगह पुलिस नहीं हो सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये आप लोग हैं। जब तक अच्छे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, बुरे लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर इनको रोकना है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप समझ गए? जब तक अच्छे लोग सामने नहीं दिखेंगे, ये कहीं के लिए पहले, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, मीडिया की बात कर लीजिए, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग ही बैठे रहेंगे। तो अच्छे लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज कहाँ पे? वहां जाके लड़ना है नहीं, हमें बस बता देना है, ससमय सूचना दे देनी कि हाँ साहब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और जहां लगता है कि आपके कह देने से, यहाँ पे कुछ गार्जियंस को भी मैं देख रहा हूँ, अपने बेटे बच्चों पे जरूर निगाह रखें कि भाई वो मोटरसाइकिल लेके अपाचे हर करके उड़ रहा है, चौदह क्यों भाई? कैसे आपने दे दिया उसको बाइक, बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के, बिना कागज के, चोरी करके माल आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, जहां से आ रहा है, और दुर्भाग्य से वो कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाता है, उसके बाद फिर आप रोड जाम करने पहुंच जाते हैं। क्या ये पेरेंट्स की, गार्जियन की गलती नहीं है? अरे हम लोग भी रहे स्टूडेंट, ऐसा नहीं था भाई 4 बजे 6 बजे के बाद घर में आ जाते थे, चाहे जहां भी रहे। आप लोग क्या दिन रात भर घूमते हैं? यहाँ जितने लोग आए, हम भी समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छे घरों से हैं, आप लोग भी घर चले जाते होंगे, इस तरह के दंगा फसाद में, चाकूबाजी छुरेबाजी में नहीं घूमते होंगे। तो ये अपील हम सभी अभिभावकों से भी करना चाहेंगे कि आप लोग जो है इस चीज को जरूर देखिए, अपने आसपास कौन बदमाशी कर रहा है। अरे फरलमा का बेटा तुम ऐसा काहे किया जी? एक बार अगर आप खास करके पूछ देंगे, जरूर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि वो बड़ा अपराध नहीं करेगा, एक बड़ा अपराध नहीं करेगा। फ्रेंच में कहावत है कि बोला अनफ बोला बफ, मतलब जो एक अंडा चुरा सकता है, समझ रहे? जो एक अंडा चुरा सकता है वो पूरी भैंस भी गायब कर देगा एक दिन। तो अगर इस चीज को आपने नहीं रोका, इसको नहीं रोका, तो फिर पता चलेगा कि बहुत सारे क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए जरूरी है कि अच्छे लोग सामने आए और आवाज उठाएं।